ठीक ठाक है जी सर, आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मेरा ख्याल है 6 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो बाकी अगर भी आ गया तो ठीक है, हमें ज्वाइन कर लेगा। अगर ना आ सका तो जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो आके वो रिकॉर्डिंग सुन लेगा। और फिर मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो रिकॉर्डिंग है वो मैं बाद में डाउनलोड करके तो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँ, और उसका जो लिंक है वो मैं उधर भी पेस्ट कर दूँगा आपके LMS के ऊपर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों का सिर्फ एक ही क्विज हुआ है ना, तो अभी हम आपके LMS के ऊपर आपकी क्या लेंगे ना, असाइनमेंट टाइप आपकी जो क्विज है वो भी लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी क्लासमेट्स हैं, उनसे प्लीज़ कह दें कि बेशक इधर वो ना आ सकें क्लास के अंदर, लेकिन उनकी वो जो LMS के ऊपर मैं असाइनमेंट्स पोस्ट करूँगा, प्लीज़ वो लाजमी सबमिट करवा दें। और इस लेक्चर के बाद मैं एक असाइनमेंट, छोटी असाइनमेंट बड़ी शॉर्ट होंगी जैसे लाइक क्विजेस, आप उनको क्विज निकालें एक हिसाब से। तो मैं इस लेक्चर के बाद एक जो असाइनमेंट टाइप क्विज है, क्विज टाइप असाइनमेंट है, वो मैं LMS के पे अपलोड कर दूंगा, तो वो आप लोगों ने सॉल्व करके आज रात 12 बजे तक सबमिट करवानी है। ठीक हो गया? चलो मेरा ख्याल हम स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ। आप मुझे दिखाई दे आपको? जो अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि आपको दिखाई दे रही है ना? जी सर। चलें ठीक हो गया। अभी मैं इसको जी स्लाइड शो में करता हूँ, तो अभी भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, गुड हो गया। आप एक काम करें प्लीज, आपने जो माइक्स है ना, अच्छा आपका सीआर कौन है यार, क्या नाम है उसका? उसामा। उसामा बेटा, सब लोगों के माइक म्यूट होने चाहिए, ठीक है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलो जवाब। जी सर। जवाब बेटा, सब लोगों के माइक म्यूट होने चाहिए। ओके। कोई क्वेश्चन हो ना, आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो तो प्लीज़ वो आप बेशक जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो वहीं बीच में मुझे आप इंटरप्ट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अपना माइक अनम्यूट करें और मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ लें। सही हो गया? चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा, हम बल्कि यार हमने तो तिलावत तो की नहीं हमने। चलिए तिलावत कर लेते हैं। कौन करेगा तिलावत? मैं ही कर दूँ फिर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यार आप सबको रमज़ान की बड़ी बड़ी मुबारक हो। अल्लाह पाक हमको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग रमज़ान मुबारक की जो नेमतें हैं वो समेट सकें इन ट्रू सेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आपको ये तो इतना तो आइडिया है ना कि हम जो हमने इससे पहले जो पढ़ी हैं वो हमने लाइन कोडिंग स्कीम्स पढ़ी हैं। यूनिपोलर थी, पोलर थी, बाईपोलर थी, मल्टी लेवल स्कीम, इस तरह कर काफ़ी सारी जो टेक्निक्स है वो पढ़ी है हमने। उसमें ये था कि आप एक डिजिटल सिग्नल को डिजिटल डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसी था कुछ, ठीक है? तो वो हमने लाइन कोडिंग पढ़ी थी। अब हमने देखा था कि लाइन कोडिंग के अलावा एक होती है ब्लॉक कोडिंग टेक्निक होती है, एक टेक्निक होती है हमारे पास स्क्रैम्बलिंग। सही। लाइन कोडिंग अभी तक हम खत्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लाइन कोडिंग का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं ब्लॉक कोडिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो लाइन कोडिंग के अंदर ये था कि
आपका जो सिग्नल है वो जैसे जैसे जा रहा है ना, जैसे जैसे वो कह लें कि पास हो रहा है, वैसे वैसे आप उसको डेटा में कन्वर्ट करते जा रहे थे। ठीक हो गया कि आप एक जो वो सिग्नल की लाइन चालू होती थी ना, उसी को आप डेटा में कन्वर्ट करते जा रहे होते थे। बाद का ये भी होता था कि अगर आपकी वो जो पोलर, यूनिपोलर या फिर आपकी मल्टीपोलर है, बाइपोलर आपकी हैं, तो उसमें आपका ये होता था कि आपका एक जो सिग्नल एलिमेंट है उसको आप एक ही डेटा एलिमेंट में कन्वर्ट करते थे। लेकिन फिर आगे जाकर हमने ये भी देखा था कि आप मल्टीपल सिग्नल एलिमेंट्स, मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स में आप कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक हो गया। अब लेकिन वहाँ पे इसमें बेसिक जो आइडिया बिहाइंड द सीन्स यही था कि आप एक कह लें कि सिग्नल एलिमेंट को एक ही डेटा एलिमेंट के में आप कन्वर्ट कर रहे थे। ब्लॉक कोडिंग में थोड़ी सी डिफरेंट है। ब्लॉक कोडिंग में ये होगा कि आपका जो डेटा, आपका जो सिग्नल है उसके आप उसको आप पहले डिवाइड करेंगे बिट्स को, पहले एक छोटे से ग्रुप के अंदर, फिर उस ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक और ग्रुप ऑफ बिट्स के अंदर। तो आपकी वो जो कह लें कि आपको जो रिजल्टेंट, आपको जो बिट्स मिली है ना, आप उन सबको कंबाइन करके आपकी एक नई जो डेटा स्ट्रीम है वो बना लेंगे। है ब्लॉक कोडिंग असल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? बिकॉज वी नीड रिडंडेंसी टू एंश्योर सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रोवाइड एरर डिटेक्शन। अब सिंक्रोनाइजेशन, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन और एरर डिटेक्शन आप लोगों को आइडिया है क्या चीज़ होती है। व्हाट मीन्स रिडंडेंसी? रिडंडेंसी का मतलब है कि आप जो है क्या करते हैं, आप डेटा बिट्स के अंदर एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं। अब वो जो एक्स्ट्रा बिट्स आप ऐड करते हैं ना, वो आप इस क्यों करते हैं? टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन और एरर डिटेक्शन। वो जब एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं, ये भी कैसे होगा अभी हम आगे जाकर देखते हैं। अब ब्लॉक कोडिंग होता क्या है? इट्स चेंजेस अ ब्लॉक ऑफ m बिट्स इनटू अ ब्लॉक ऑफ n बिट्स। ठीक है, लेकिन इसमें ये होगा कि जो n है वो m से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप ये कहते हैं कि आपके पास जो डेटा स्ट्रीम आ रही है उस स्ट्रीम में बिट्स आती जा रही हैं, आप क्या करते हैं, आप उस स्ट्रीम को 4 बिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अभी इसका एग्जांपल आ रही है। अब उनको 4 बिट्स में डिवाइड करने के बाद फिर क्या करते हैं, आप लोग की ग्रुपिंग कर लेते हैं 4 बिट्स की। अब उन 4 बिट्स को आप फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट्स से 5 बिट्स या 6 बिट्स के साथ। दैट्स अप टू यू। आपका जो डेटा लेट्स से जो आपकी जो सब्स्टिट्यूशन स्कीम है, आपका जो टेक्निक है, उस पर डिपेंड करता है कि आप उन 4 बिट्स को 5 बिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे या 6 बिट्स से सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट्स अप टू यू। जब आपके पास वो जो 5 या 6 बिट के आपके पास आ जाएंगे ब्लॉक्स, तो आप उन सबको कंबाइन कर लेंगे, तो वो आपका बन जाएगा आपकी कोडेड ब्लॉक कोडेड डेटा स्ट्रीम है। ये लिखिए स्टेप्स, डिवीजन है, सब्स्टिट्यूशन है, कॉम्बिनेशन है। ये भी हम तीनों स्टेप्स आगे जाकर देखते हैं। अब जो ब्लॉक कोडिंग है उसको हमेशा लिखते हैं m कैपिटल B स्लैश NB। अब जो m और n है ना, ये कुछ नंबर होंगे। लेट्स से ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, n 10 हो सकता है, लेकिन b भी इधर रहेंगे, b भी ऐसे रहेगा ना, मींस बाइनरी बाइनरी। अब इनके बीच में स्लैश भी ऐसे रहेगी। स्लैश को आपने रिमूव नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्लैश रिमूव करेंगे ना तो क्या होगा, हमारे पास जो लास्ट हम पढ़ चुके हैं पहले मल्टी-लेवल कोडिंग स्कीम्स थी, उसके अंदर भी याद है आपको 8B 5T टाइप नाम थे हमारे पास। तो अगर हम इस स्लैश रिमूव करेंगे तो जो रीडर है वो कंफ्यूज कर सकता है कि क्या ये ब्लॉक कोडिंग है या फिर मल्टी लेवल कोडिंग है। इसलिए अभी हम देखते हैं कि जो ब्लॉक कोडिंग की जो नाम है उसके अंदर लाजमी ये बी भी लाजमी आएंगे, साथ जो स्लैश है वो भी आएगी साथ हमेशा। अब एम है और एन है, दोनों नंबर्स हैं। जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। ओ यार अब आ रही है? यस सर। अच्छा, जैसे ही स्क्रीन शो काम करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ से बोलता रहूँगा आपको कुछ समझ नहीं आनी। खैर, तो ये आपको समझ आ गया ना कि ये जो
एम बी और एन बी एन के बीच में स्लैश लाजमी आएगी, बी भी वैसे आएंगे। जो एम और एन है ना, ये दोनों आप असल में नंबर्स हैं, नंबर्स। ये एन लेट से 5 हो सकता है, एन 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा यही कि जो n है, n की वैल्यू m से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ लिखा हो ना ये n ग्रेटर देन m, तो इसलिए m जो है, m की वैल्यू n से छोटी होगी। अब ये उसकी लेट से एग्जांपल है, एग्जांपल तो नहीं है, ये उसकी डायग्राम है जो 3 स्टेप्स की। पहले हमारे पास लेट से हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स है, ये सारी बिट्स हमारे पास लेट से पहले इकट्ठी है हमारे पास। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फिर हम वो जो स्ट्रीम है, काफ़ी सारी लंबी डेटा स्ट्रीम है, हम उस स्ट्रीम को m बिट्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये भी m बिट्स है, m बिट्स है, m बिट्स है, m बिट्स, m बिट्स भी है डिवीजन, कि हम उस डेटा स्ट्रीम को m बिट ब्लॉक के साइज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इस डिवीजन के बाद क्या करेंगे, हम हमारे पास लेट्स एक टेबल दिया होगा, उस टेबल की जो एग्जांपल आगे आ रही है कि किस तरह का वो हमारे पास एक टेबल होगा, वो टेबल ये बताएगा कि अगर आपके पास ये m बिट्स हैं तो आपने इनको इन n बिट्स में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फिर वहां पे हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन होगी कि हम m बिट्स को n बिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास ये ब्लॉक आ जाएगा n बिट्स का, ये ब्लॉक आ जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। अब इन सब ब्लॉक्स को हम आपस में कंबाइन करके एक ही बिगर ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, एक ही बिगर डेटा स्ट्रीम बना लेंगे। और साइज ऑफ दिस जो डेटा स्ट्रीम है ना, जो हमारे पास कोडिंग के बाद हमारे पास डेटा स्ट्रीम आई है, इसका जो साइज है ये इनकोडिंग से पहले वाली डेटा स्ट्रीम से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो n, जो यहाँ पे हर जो n ब्लॉक है, n साइज का ब्लॉक है, n बिट्स हैं, n बिट्स m बिट्स से ज्यादा है। अगर m बिट्स से 5 बिट्स हैं तो n बिट्स 6 होंगी, 7 होंगी, 8, इस तरह हर ब्लॉक में इतनी बिट्स होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे पास एनकोडेड और कंबाइंड हमारे पास जो डेटा स्ट्रीम आई है, इसका साइज जो एनकोडिंग से पहले जो डेटा स्ट्रीम है उससे बड़ा होगा। सही, यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है 4b 5b, 4 बाइनरी 5 बाइनरी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 4 बिट्स के ब्लॉक्स हैं, हम उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 बिट्स के ब्लॉक्स के अंदर। यहाँ पे m4 है और n 5 है, मतलब ये कि जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे थी, यहाँ पे 4 था m, यहाँ पे n 5 होगा। जो 4 स्कीम है उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक का साइज 4 बिट्स, ये भी 4 बिट्स, भी 4 बिट्स। लेकिन आप इनको कन्वर्ट करेंगे किस तरह, ये भी 5 बिट होगी, ये भी 5 बिट होगी, ये भी 5 बिट होगी, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। ठीक है, असल में आपको याद होगा हम लाइन कोडिंग के अंदर पढ़ी थी NRZI, नॉन रिटर्न टू जीरो इनवर्ट। अब NRZI नॉन रिटर्न टू जीरो इनवर्ट तब हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन का इश्यू होता है। पहले देखेंगे ये स्कीम करती क्या थी, जरा हम इसको रिमाइंड कर याद करते हैं। NRZI में ये होता था कि जब आपके पास मल्टीपल जीरोस आ रहे हैं ना, अब जब आपकी जो वैल्यू है प्रीवियस वाली नहीं हुई। जी जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी यहाँ तो शेयर है यार, क्या मैं दोबारा करता हूँ उधर। जी इधर आपने कोई क्वेश्चन है? इधर तो मंसूर, यहाँ पे 2 हाथ खड़े हैं, आकिब और यार इधर बेटा आपका माइक म्यूट है, अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो माइक अनम्यूट करें आप बोले। मुझे भी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी बोले। हाँ जी सर मुझे भी स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा मैंने स्क्रीन से अभी शेयर की तो है यार, अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। नो सर, अभी भी नहीं आ रही थी।
जिनको भी सर जी स्क्रीन मुझे किसी को स्क्रीन दिखाई दे रही है वैसे? सर जी पहले हो रही थी, अभी शो नहीं हो रही। किसी को स्क्रीन शो हो रही है, सबको नहीं शो हो रही? आई थिंक किसी को भी नहीं। सर हो रही है शो। सर अब किसी को भी नहीं हो रही। अच्छा बात सुने बच्चे, जिसको शो नहीं ना हो रही वो कॉल को क्विट करके दोबारा ज्वाइन करे जरा, क्योंकि स्क्रीन यहाँ पे शेयर्ड है ना। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो कॉल को क्विट करके दोबारा ज्वाइन करे, फिर देखते हैं हम। लेकिन यार हम अपना लेक्चर है वो हम कंटिन्यू करते हैं ताकि टाइम गुजर जाए, 15 मिनट हो गए यार। अब एनर्जी आई के अंदर ये था कि जब आपकी बिट इन्वर्ट तब होती थी जब आपके पास वैल्यू 1 आती थी, ठीक है। लेकिन जब आप उसके अंदर आपकी सारी 0 0 वैल्यूज आ रही थी ना, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, अभी भी नहीं हो रही यार ये अभी हो रही है सर। यहाँ स्क्रीन शेयर है। चलिए मैं इसको स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ, उठाएगा। हाँ जी बच्चा अब आ रही है? अब हो रही शो? नो सर। या फिर मैं ना आपको स्लाइड्स शेयर करता हूँ, ठीक है, तो आप वहां से ना देखिए। अच्छा प्लीज आप सब लोग अपने माइक म्यूट कर लें यार। मैं ना अभी स्काइप के अंदर ही इसको शेयर करता हूँ स्लाइड्स को। अच्छा ये स्लाइड्स मैंने शेयर किए हैं, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, साथ साथ आप देखते रहें आप लोग ना। मिल गई स्लाइड्स आप लोगों को? यस सर। चले मैं फिर ना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम थे स्लाइड नंबर किसके ऊपर? स्लाइड नंबर 48 के ऊपर। आप स्लाइड नंबर 48 पे पहुंच जाए। जिन लोगों ने अपने स्लाइड्स ओपन करनी है आपने ओपन कर ले, जिन लोगों के पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है वो बेशक कहीं से देखते रहे, क्योंकि यहाँ मेरे स्क्रीन के अंदर लेट से वो जो मेरा कर्सर आया, जो लेजर पॉइंटर है, उससे मैं वो चीज़ को पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं।
मैं ये कह रहा था कि जो वो नॉन रिटर्न टू जीरो हमारे पास थी ना स्कीम, उसमें ये होता था कि जब आपके पास वैल्यू 1 होती थी ना, तो तब आपका जो सिग्नल है वो इन्वर्ट होता था, ठीक है। लेकिन जब आपके पास लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस आता था, तो फिर क्या होता था, आपका जो सिग्नल है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलता था, उसमें कोई चेंज नहीं आती थी। तो इन दैट केस जब लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरो आता था, तो फिर जो रिसीवर है उसको सिंक्रोनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होती थी। तो हुआ असल में ये कि जो 4B और 5B ब्लॉक कोडिंग स्कीम है ना, ये डिजाइन इसलिए की गई थी ताकि इसको जो NRZI है स्कीम लाइन कोडिंग, उसके साथ यूज किया जाए। अब होता क्या है, पहले जो डेटा है वो 5B के थ्रू इनपुट होगा, उसके बाद फिर जो NRZI है उसके थ्रू इनकोड होगा। अब अगर 4B और 5B के थ्रू आप जब ब्लॉक कोड के थ्रू आप डेटा इनकोड करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, वो जो लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ पॉसिबिलिटी है उसके अंदर, उससे हमारी जान छूट जाएगी, वो उसके अंदर नहीं होगी। तो जब वो डेटा के अंदर है लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ जीरो जब नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, फिर NRZI जो है नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्ट जो स्कीम है, वो उसको इजीली सक्सेसफुली डेटा को फर्दर इनकोड कर सकेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डायग्राम दी हुई है, सेंडर है तो क्या करेगा, पहले जो डेटा है उसको 4B 5B के थ्रू इनकोड करेगा, ये ब्लॉक कोडिंग टेक्निक है। तो अब हम स्लाइड 49 के ऊपर हैं। तो जब सेंडर आया, पहले उस डेटा को 4B 5B जो ब्लॉक एनकोडिंग स्कीम है इसके थ्रू इनकोड करेगा, और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, अब देखिए जरा, यहाँ पे जो सेंडर के पास ओरिजिनल डेटा वो छोटी है, और जो ब्लॉक कोडिंग 4B 5B के एनकोडिंग करने के बाद जो डेटा स्ट्रीम यहाँ पे आएगी ना, उसका साइज उससे बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये होगा कि उसके अंदर जो हमारे पास पॉसिबल इस यहाँ पे सेंडर के पास जो ओरिजिनल स्ट्रीम के अंदर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस हो सकता था, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। अब जो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक कोडिंग करने के बाद जो डेटा स्ट्रीम है, अब वो NRZI के थ्रू एनकोडिंग होगी, ठीक है। जब वो एनकोडिंग होगी तो हमारे पास ये जो डिजिटल सिग्नल ये आ जाएगा। तो जब ये डिजिटल सिग्नल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, तो पहले अब जिस ऑर्डर में उसकी एनकोडिंग हुई थी उसके रिवर्स ऑर्डर में उसकी डिकोडिंग होगी, ठीक है। अब पहले क्या होगा, पहले NRZ जो आई है उसकी थ्रू डिकोडिंग होगी, ठीक है। वो डिकोडिंग करने के बाद फिर 4B 5B के थ्रू उसकी डिकोडिंग होगी। अब यहां चेक करें, डिकोडिंग के ऊपर जो प्रोसेस है वो एनकोडिंग का रिवर्स प्रोसेस होगा। अब यहाँ में 4B 5 सेंडर साइड पे 4B 5B एनकोडिंग में क्या कहता है, शॉर्ट साइज ऑफ स्ट्रीम लेके उसको बिगर साइज ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे 4B 5B डिकोडिंग के अंदर क्या होगा, जो बिगर साइज ऑफ स्ट्रीम को लेके वो शॉर्ट साइज ऑफ स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये डिकोडिंग हो रही है, ये 4B 5B स्कीम थी। अब ये मैपिंग है उसकी, यहाँ पे चेक करें। अब होता असल में ये है कि हम ये कहते हैं कि जहां जहां पे भी एनकोडिंग करते हुए जहां जहां पे भी हमारे पास जीरो आए, उनको हम ये 4 1 टेट्रा 1 और 0 में कन्वर्ट कर देंगे। जहां जहां पे हमारे पास 0001 आएगा एनकोडिंग करते हुए, हम उसको 01001 में कन्वर्ट करेंगे। अब ये चेक करें, ये लेट्स से हमारे पास जो M है वो 4 है, N है वो 5 है, ये 4B और 5B टेक्निक है। इसका मतलब है सेंडर जो है पहले 4 बिट्स के ब्लॉक बना लेगा, जो कि ये पॉसिबल, ये डिफरेंट पॉसिबल ब्लॉक्स हैं 4 बिट्स के ना। और मैं चेक करें कि 4 बिट्स के ये मैक्सिमम 16 ब्लॉक्स ही बन सकते हैं, बस इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, ठीक हो गया। तो अब हर जो 4 बिट का ब्लॉक है उसको आप एक 5 बिट के ब्लॉक में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जहां जहां टेट्रा 0 होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा जो टेट्रा 1 0, जहां जहां लेट्स से 1 0 0 होगा
अब वो सब्स्टिट्यूट होगा 10010 के अंदर। अब जहां जहां पे आपका टेट्रा 1 होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा 11101 के अंदर। ठीक हो गया? तो ये एनकोडिंग है। डिकोडिंग करते हुए क्या होगा, इसका रिवर्स होगा कि जो रिसीवर है वो क्या करेगा, डिकोडिंग करते हुए जो स्ट्रीम उसको मिली है ना, उसके पांच पांच बिट्स के ब्लॉक बना लेगा जो रिसीवर है। अब क्या करेगा, वो पांच पांच बिट्स के ब्लॉक बनाने के बाद जहां जहां पे टेट्रा 10 बना है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा टेट्रा 0 के साथ। जहां जहां पे 10010 होगा डिकोडिंग करते हुए, वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट का उस ब्लॉक को सब्स्टिट्यूट कर देगा 1000 के साथ। अब इस तरह जहां जहां पे 11010 हुआ उसको जो डिकोडर है वो सब्स्टिट्यूट करेगा विद 1100 के साथ। तो इस तरह ये होती है आपकी एनकोडिंग और डिकोडिंग। सही हो गया? अब ये 4B5 स्कीम है। इस तरह एक 8B और 10B आई मीन 8 बाइनरी 10 बाइनरी स्कीम है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ओरिजिनल ब्लॉक है वो होगा 8 बिट का ब्लॉक, और आपके पास एनकोडिंग करने के बाद जो हमारे पास ब्लॉक आएगा वो होगा 10 बिट साइज का ब्लॉक। सही? It is same as that of 4B5B except that 8 bits are now substituted by 10 bits. अब यहाँ पे सब चेक करें, it is actually a combination of two schemes, एक 5B 6B और एक 3B 4B schemes। अब ये दो schemes हैं, ये असल में ये दोनों मिल के तो 8B और 10B बनाती हैं। ठीक हो गया? होता समय ये है, अब चेक करें यहाँ पे डायग्राम दी हुई है। अब आपका जो 8 बिट का ब्लॉक है ना, उसमें क्या होगा, उसकी जो मोस्ट, अच्छा यहाँ पे एक और बात, आपको ये तो आइडिया होगा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स का मतलब क्या होता है, पता है आप लोगों को? तो खैर मैं आप दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, बता देता हूँ। मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब ये कि ऐसी चीज जिसकी सिग्निफिकेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो। ठीक है? लीस्ट सिग्निफिकेंट ऐसी चीज जिसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस या वैल्यू सबसे कम हो। अब आप एक नंबर चेक करें, एक नंबर लेट से है 510 510, लेट से 519 फॉर एग्जांपल 519। अब 519 के अंदर जो 9 है ना, 519 के अंदर 9 की वैल्यू इसमें सबसे कम है और 5 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्योंकि अब आपको याद होगा वो जो स्कूल में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, याद है आप लोगों को? अब जो 9 है वो इकाई के ऊपर है, जो 1 है वो दहाई के ऊपर है, वो जो 5 Hello, sir, are you there? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। यार मीट कर रहे हो, लेक्चर लेना आप लोगों ने, कमाल करते हैं वैसे आप लोग यार। वैसे ना एक बात है कि जब आप किसी को म्यूट करते हैं ना तो यहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। ठीक है? इसलिए पुत्र ये उल्टे काम करने से आप लोग अवॉइड करें। अगर आप लोग शरारतें कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे आप कर लें, खैर है, लेकिन लेक्चर के बाद जितनी मर्जी शरारतें कर लीजिएगा, फिलहाल लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप इस तरह के पंगे करेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा यार। वो जो 519 है ना,
जी जवाब सर मैंने पूछा था कि सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, मतलब उसका कोई पैटर्न वगैरह है या हमने खुद ही मतलब किस तरह होता है ये सब्स्टिट्यूशन? अच्छा अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आपका। अब यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर आप अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते कि मैं टेट्रा जीरो को पेंटा वन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये नहीं करेंगे। हमारी जो टेक्निक है ना, अब यहाँ पे लेट्स से 4b 5b हमने ये डिजाइन किया है ताकि हम इसको जो आपका NRZ था ना उसके साथ यूज कर सके। अब NRZ जो आई है ना वो आपको याद होगा, उसमें जब आपके पास लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ जीरोस आएगी ना तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो इसलिए करते आप ये हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन स्कीम दिखाई दे रही है आपको, ये आप इस तरह डिजाइन करते हैं कि जब आप सब्स्टिट्यूट करें ना तो आपके पास लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ रिजल्ट के अंदर लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ जीरोस ना आए। अब यहां चेक करें कि अगर मैं करूं, अब यहाँ पे कुछ जो लेट्स से 5 बिट्स के कुछ कॉम्बिनेशन ना लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन वो जस्ट और सीख। यार आप लोग अपने माइक कर लेकर तरफ यहाँ पे जो वो वाली बिट्स जिनके अंदर लॉन्ग जीरोस है ना वो उन्होंने रखी है कंट्रोल सीक्वेंस के अंदर। अब ये बिट्स इन्होंने इधर क्यों रखी एनकोडेड सीक्वेंस के अंदर? इसलिए कि अगर हम ये ये फॉर एग्जांपल है 00100, अब ये वाली स्कीम अगर हम यहाँ रखते हैं ना एनकोडेड के अंदर, कंट्रोल सीक्वेंस बजाय आप एनकोडेड के अंदर रखते हैं उसको, तो क्या होगा, जो हमारा पर्पस है ना कि हमारे पास लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस ना आए तो फिर आ जाएगा हमारे पास। इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूशन स्कीम आप डिजाइन करते हैं ना, आप बेशक अपनी एक स्कीम डिजाइन कर लें, ठीक है ना। आप बेशक लेट्स से डिजाइन करते हैं 4b 6b, आप अपनी स्कीम डिजाइन कर लें, लेकिन उसमें आपने इतना केयरफुल होकर डिजाइन करना है कि इसको आप इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको आप इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चाहिए शाहजेब के साथ क्या मसला है? अगर आप मेरे साथ यहाँ पंगे करेंगे ना बच्चे लेक्चर में बैठ के, तो मैं ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ बड़े मसले होंगे। मैं ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ बड़े इश्यूज होंगे अगर आप मेरे लेक्चर में यहाँ पंगे करेंगे। तो अगर आप लेक्चर नहीं लेना तो जस्ट गेट लॉस्ट, दफा हो जाए यहाँ से। नहीं लेना है तो ना लें भाई, हम आपको फोर्स में पुत्र कर रहे कि यहाँ बैठ के आप लेक्चर सुने। इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग में मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर इस लेक्चर की। आपने यहाँ पे लेक्चर लेना है तो बंदे का पुत्र बन के बैठे यहाँ पे, इस तरह के पंगे करेंगे, शरारतें करेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। ठीक हो गया? 1 मिनट होल्ड करें। शेयर कर दीजिए।
चलें, अच्छा जवाब आपको क्लियर हुआ ये जो चीज़ है सब्स्टिट्यूशन की? जी सर। चलें, गुड हो गया, हम आगे चलते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हम देख रहे थे कि जो 8B 10B है ये कॉम्बिनेशन है 5B और 6B और 3B 4B। अच्छा यहाँ मैं आपको बता रहा था मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट का फर्क। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी 519 की, लेट्स से हम देखते हैं। अब 519 का जो डिजिट है ना, उसके अंदर जो 9 की वैल्यू है, जो 9 की इंपॉर्टेंस है, वो सिर्फ 9 ही है बस। लेकिन जो 1 का डिजिट है, जो उसकी उसमें कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन है 10 की, ठीक है। लेकिन जो 5 का डिजिट है, उस 519 के अंदर उस 5 के डिजिट की जो वैल्यू, जो कंट्रीब्यूशन है, वो है 500 की। तो एक डिजिट 500 की कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक 10 की दे रहा है कंट्रीब्यूशन, एक की वैल्यू सिर्फ 9 की है। तो इसका मतलब है इसके अंदर, इस डिजिट के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो है 5, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो है 9। तो इसका मतलब है चाहे आपका डेसिमल नंबर हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो, कोई भी आपका बेस नंबर सिस्टम हो, उसके अंदर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो होगा राइट मोस्ट डिजिट, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो हमेशा होगा लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अब इसी तरह अगर आपका 8 बिट का नंबर है ना, 8 बिट नंबर है आपका बाइनरी में, तो उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो वाली वो होगी जो राइट मोस्ट साइड पे है, जो राइट साइड से फर्स्ट बिट है। इसी तरह 8 बिट के नंबर के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बिट वो होगी जो उस नंबर के सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर है, ठीक है। तो अब आई होप आप लोगों को ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको क्लियर होगा। अब वो जो आपकी 8 बिट्स है ना, अब 8 बिट्स में क्या होगा, उस 8 बिट की जो 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, मतलब ये लेफ्ट मोस्ट 5 बिट्स, वो जाएंगी ये जो 5B 6B इनकोडर है इसको, और उसकी 8 बिट्स ब्लॉक की जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स बच जाएंगी ना, वो जाएंगी 3B 4B एनकोडिंग के अंदर, एनकोडर के अंदर। अब जो आपकी जो 5B 6B एनकोडर है उसको 5 बिट्स मिलेंगी, तो ये क्या करेगा, हमें यहाँ पे 6 बिट्स दे देगा। इस तरह जो 3B 4B एनकोडर है इसको 3 बिट्स मिलेंगी, और ये हमें यहाँ पे क्या करेगा, 4 बिट्स दे देगा। अब 6 बिट्स यहाँ से आएंगी, 4 बिट्स यहाँ से आएंगी, वो दोनों मिला के हमारे पास क्या बन जाएंगी, 10 बिट्स बन जाएंगी। सही हो गया। अब वो जो 6 बिट्स इधर आएंगी ना, वो उस 10 बिट ब्लॉक की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी। इस तरह जो 4 बिट्स यहाँ से आएंगी वो उस 10 बिट ब्लॉक की लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स होंगी। सही हो गया। यहां तक ओके फाइन, लेट्स प्रोसीड देन। अच्छा, हमने देख लिया लाइन कोडिंग क्या होती है, फिर हमने ब्लॉक कोडिंग भी देख लिया। जो थर्ड टेक्निक थी वो थी स्क्रैम्बलिंग। ठीक हो गया, स्क्रैम्बलिंग, जो हमने ये चैप्टर 4 डिजिटल ट्रांसमिशन शुरू किया था ना, तो हमने देखा था कि जो उसकी 3 टेक्निक्स हैं। लेट मी गो, किधर है, किधर गया यार, हाँ ये आ गया ना, कि डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा था 3 टेक्निक्स थी हमारे पास। लाइन कोडिंग थी,
ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग। अब यहाँ पे जो लाइन कोडिंग हमने पहले देख लिया था जब हम इधर थे फेज 2 के लेक्चर में थे यूनिवर्सिटी के अंदर। ब्लॉक कोडिंग हमने भी देख लिया और जो स्क्रैम्बलिंग है वो हम अभी देखेंगे कि जो स्क्रैम्बलिंग ये क्या होती है। The best encoding scheme does not increase the bandwidth for synchronization and has no DC components। अब ये जो सिंक्रोनाइजेशन और डीसी कंपोनेंट्स है ना, ये वो हमने देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स टॉप स्टार्ट पे लाइन कोडिंग स्कीम करने से स्टार्ट करने से पहले। तो आपके जो अच्छे होते हैं ना सिग्नल स्कीम्स एनकोडिंग स्कीम्स, वो एक तो वो आपको सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं और दूसरी बात ये कि उनके अंदर डीसी कंपोनेंट्स नहीं होते। Scrambling is used to create a sequence of bits that has required characteristics। कि जो स्क्रैम्बलिंग है वो यूज होगी आपकी ऐसी सीक्वेंस को स्ट्रिंग को क्रिएट करती है जो एक तो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपका जो सिग्नल है वो खुद ही सिंक्रोनाइजेशन भी बता देगा और साथ उसके अंदर लो फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। और आपको पता होगा जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे कॉज डीसी कंपोनेंट्स, ठीक है। इसलिए जो स्क्रैम्बलिंग है ये हमें हेल्प करती है कि जो आपका डेटा सिग्नल है वो एक तो सेल्फ क्लॉकिंग या सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड करेगा और उसके अंदर डीसी कंपोनेंट्स भी नहीं होंगे। हम आगे देखते हैं आगे बाकी टेक्स्ट ये बस। Substitutes long zero level pulses with the combination of other levels to provide। okay, चलते हैं। और ये एक टेक्निक है स्क्रैम्बलिंग की B8ZS। B means bipolar with 8 0 substitution, bipolar with 8 0 substitution, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या आता है, जब आपका डेटा आता है ना, अब आपने डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो आपका जो डेटा आ रहा है उसके अंदर आप अगर आपके कंसेक्टिव 8 बिट्स 0 हो, ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो B8ZS स्कीम है ना ये तब यूज होगी जब ये यूज होती है तब जब हमारे पास 8 कंसेक्टिव बिट्स की जो डेटा है वो 0 हो। तो उन 0 अब जो हमारे पास जब 0 होंगे सारे बिट्स तो आपको पता है कि फिर जो ये जो क्लॉक सिग्नल है ये बिल्कुल 0 पे इधर आ जाएगा। जब ये 0 पे होगा तो क्या होगा, जो रिसीवर है उसको फिर जो सिंक्रोनाइजेशन है सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन उसके अंदर इश्यू होगा, क्योंकि अगर तो ये 0 के ऊपर है और आपको पता है कि कभी भी दो मशीन के जो क्लॉक्स हैं वो हमेशा सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते। तो क्या होगा, वो जब दोनों की क्लॉक साइज में क्लॉक में डिफरेंस है तो क्या होगा, जो रिसीवर है वो जब लॉन्ग सीक्वेंस 0 होगा और सेम लेवल पे आपकी वोल्टेज आ रहा है तो जो रिसीवर है वो प्रॉपर्ली उसको रीड नहीं कर पाएगा, उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, उसके अंदर एरर आ सकती है। तो इस स्कीम के अंदर B8ZS के अंदर क्या होगा, जब आपके पास 8 कंसेक्टिव 0 आएंगे ना तो ये स्कीम क्या करेगी, उन 8 कंसेक्टिव जीरोस को 000 VB0VB के साथ कन्वर्ट कर देगी, ठीक हो गया। तो आपका जो डिजिटल डेटा है जब उसके अंदर 8 कंसेक्टिव जीरोस होंगे ना तो ये जो स्कीम है उन 8 कंसेक्टिव जीरो को अंदर 000 0VB में कन्वर्ट कर देगी। अब V का मतलब क्या है, V का मतलब है वायलेशन। अब वायलेशन मतलब है कि जब आप उस किसी, अब देखे ना ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, कि आपके पास ये 8 0 है। अब इन 3 0 को ये भी 0 वोल्टेज है, 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। अब ये 0 वोल्ट 1 हो गया, अब ये फिर 0 वोल्ट इधर नीचे आ गया, नेगेटिव पे चला गया, फिर 0 वोल्ट 0 है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। अब V का मतलब क्या है और B का मतलब क्या है। अब V का मतलब है सेम पोलैरिटी
एज द पोलैरिटी ऑफ प्रीवियस नॉन जीरो पल्स। अब पोलैरिटी मतलब ये वो पॉजिटिव, आई मीन वो पॉजिटिव वोल्ट है नेगेटिव वोल्ट है, ये है पोलैरिटी का मतलब। अब जब v का मतलब v जब आएगा ना, अब पहले देखिए जरा, ये आपके 8 जीरोज ना, 8 जीरोज है बिट्स के अंदर, डिजिटल डेटा के अंदर। तो अब आपने इस 8 जीरोज को इस स्क्रीन ने 0 0 0 VB 0 VB से कन्वर्ट करना, सब्स्टिट्यूट करना है। अब क्या होगा, लेट्स से हमारे पास ये जो लास्ट नॉन जीरो, अभी जो हमारे पास जो प्रीवियस नॉन जीरो पल्स है ना, वो है ये वाली 1 ठीक हो गया। अब ये जो 3 जीरो है, ये तो सिंपल जीरो में कन्वर्ट हो गए, ये 3 जीरो में कन्वर्ट हो गए। अब ये चौथा जीरो है, ये कन्वर्ट होगा इस v के अंदर। अब व्हाट मींस v का मतलब है जो हमारे पास प्रीवियस नॉन जीरो पल्स थी ना, 1 था हमारे पास, प्रीवियस नॉन जीरो पल्स 1 थी हमारे पास, वही पोलैरिटी अभी v की आएगी। अब प्रीवियस नॉन जीरो पल्स है, वो जो 1 थी वो चूंकि पॉजिटिव थी ऊपर, इसलिए यहां पे जो v है ये भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक हो गया। अब यहां पे b का मतलब है बाइपोलर, पोलैरिटी ऑपोजिट टू द पोलैरिटी ऑफ प्रीवियस नॉन जीरो पल्स। मतलब ये कि हमारे पास ये प्रीवियस नॉन जीरो पल्स थी ना, 1 थी, ये पॉजिटिव थी ना, तो b का मतलब है अब वो नेगेटिव हो जाएगी। अब जो b का मतलब है अब वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके। अब ये एक और एग्जांपल है जहाँ पे जो प्रीवियस नॉन जीरो पल्स थी वो नेगेटिव थी। यहाँ जब करेंगे जब v आएगा ना, तो v मतलब सेम पोलैरिटी, तो v भी नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। जब b है, b का मतलब है ऑपोजिट पोलैरिटी, ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे 1 नेगेटिव था, तो यहाँ पे b है वो ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। ये था B8ZS स्क्रैम्बलिंग टेक्निक। तो यहाँ पे हो रहा है HDB3 हाई डेंसिटी बाइपोलर 30। इसके अंदर ये है, अब जब आपकी डिजिटल डेटा के अंदर है 4 कंसेक्टिव जीरोस आएंगे ना, तो उन 4 कंसेक्टिव जीरो लेवल वोल्टेज को वो कन्वर्ट होंगे या 000V के अंदर या B000V के अंदर। ठीक है, अब 000V में कब और B000V में कब, जब, अब ये देखिए जरा, इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस आफ्टर लास्ट सब्स्टिट्यूशन इज ऑड। अब नॉन जीरो पल्सेस मतलब ये जो 1 है आपके पास ना, जो 1 है, ये नॉन जीरो पल्स है, नॉन जीरो पल्स है ये। अगर तो प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर नॉन जीरो पल्स जो है वो ऑड है, तो जो आपके पास 4 कंसेक्टिव जीरोस आ रहे हैं ना, उनका आप रिप्लेस करेंगे विद 000V के साथ। ठीक हो गया। लेकिन अगर तो वो इवन है, तो फिर आप उनको रिप्लेस करेंगे विद B00V के साथ। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे लेट्स से हमारे पास जो पोलैरिटी है ये 1 है और 1 है, 2 1s है हमारे पास। इसका मतलब है जो इस जब हमारे पास ये 4 कंसेक्टिव जीरो आए, तो इनसे पहले जो हमारे पास नॉन जीरो पल्सेस की जो पोलैरिटी है वो है 0, 2 1 2। अब ये जो 2 पोलैरिटी है, 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस हैं, ये है इवन 2 है। जब ये इवन है, इसका मतलब है आपकी ये जो 4 जीरो है ना, आप इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे विद B00V के साथ। अब B आपको पता है कि आप B का मतलब है आपकी जो प्रीवियस नॉन जीरो पल्स थी ना, उसका ऑपोजिट। अब ये जो प्रीवियस नॉन जीरो पल्स जो 1 था वो नेगेटिव में था, ये आप पॉजिटिव चला जाएगा। खैर, तो ये जो फिर आपको 0 0 V फिर इधर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लेट्स से एक और यहाँ पे 1 आ गया ना, यहाँ पे एक और 1 आ गया। अब 1 के बाद फिर टेट्रा 0, 4 टाइम्स 0 आ गया। अब
जो एनकोडर है HDB3 एनकोडर, उसने देखना है कि जो प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन हुई थी 4 जीरो थे, उसके बाद कितने नॉन जीरो हैं, कितने वन, लेट्स से वंस हैं, अब एक ही वन है उसके बाद। अब ये एक है, एक मींस ऑड, एक ऑड है ना, जस्ट वन है। अब वन ऑड है तो क्या होगा, जो ये टेट्रा जीरो है ये रिप्लेस होगा विद ट्रिपल जीरो वी के साथ, 0 0 0 और वी के साथ। अब चूंकि जो वी है, वी का मतलब सेम पोलैरिटी, अब यहाँ पे जो वन है ये नेगेटिव में था, इसका मतलब है यहाँ पे जो वी है ये भी नेगेटिव के अंदर होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ट्राई कीजिएगा स्क्रीन शो हो जाए सर, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रही सर, हमें स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। यार मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ, ये बहुत वक्त ठीक है आपकी। या बुशियर नो सर। यार अब इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्यों ये इशू आ रहा है वाला। जी बात या किसी और को स्क्रीन शेयर हो रही है, किसको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। यस सर। किस किस को दिखाई दे रही है स्क्रीन? और यस सर, शो हो रही है। हो रही है सर शो। जी उसामा बिन हफीज, बच्चे क्वेश्चन अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें बताएं फिर। शो हो रही है। जी उसामा बच्चे क्वेश्चन है आपका? नो सर, स्क्रीन का बताया कि शो हो रही है। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा किस किस को शो नहीं हो रही? सर मुझे शो नहीं हो रही सर, अली सुनैन। अली हुसनैन? यस सर। यार इसका क्या किया जाए इसका? आप ना कॉल मेरा ख्याल है शाहजेब को क्या शो नहीं हो रही। ऐसा करें आप, अच्छा आप लोग मोबाइल पे तो नहीं, आप लोग यस सर, मोबाइल में। मोबाइल पे हैं? यस सर। यार पता नहीं क्या होता है। चलिए ऐसा करें आप फिर ना बाद में जो रिकॉर्डिंग है वो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग जो है ये लेक्चर है डाउनलोड करके ना इसको मैं यूट्यूब के ऊपर भी रख दूंगा, उसका लिंक भी आपको कर दूंगा शेयर, तो फिर आप वहां से रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे अब कोई अंदाजा नहीं है कि आपको शायद मेरे ख्याल आप मोबाइल पे हैं इसलिए शायद आपको शो नहीं हो रही। यस सर। यार मैंने ये शाहजेब को, सॉरी है शाहजेब, चलो खैर ओके मेरे यहाँ स्टार्ट करते हैं अब। चले हम यहाँ पे थे कि अब यहाँ पे जाके ना इस पॉइंट पे जाके हमारे पास 4 जीरो थे। अब लेट्स से इन 4 जीरो के बाद हमारे पास 4 जीरो और आ गए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये 4 जीरोस हैं, अब ये जो ये 4 जीरोस है ना, ये 4 जीरो तो पता था, इसके बाद पोलैरिटी वो 1 थी जो वो ऑड थी, इसलिए ये ऑड पोलैरिटी थी 1 की, तो ये 0 0 0 वी के साथ हमने रिप्लेस किया था टेट्रा जीरो। अब तो ये 4 जीरो हैं, अब इनकी जगह पे 000 वी आएगा या B00 आएगा भला? आप देखें जरा, इसके साथ जो प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन थी वो यहाँ एंड हुई, इससे फौरन पहले एंड हुई है, तो उसके बाद जो नंबर ऑफ वंस कितनी, नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस कितनी है? 0। तो जो नंबर 0 है दैट इज एन इवन नंबर, तो इसलिए जो ये 4 जीरोस हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय B00V। सही हो गया? याद है कोई क्वेश्चन? सर अभी स्क्रीन शो हुई है, काइंडली रिपीट कीजिएगा इसको सर। चलो अच्छी बात है, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। असल में हम ये कह रहे थे कि जो हमारे पास हाई डेंसिटी बाइपोलर 3 स्कीम है ना, स्क्रैम्बलिंग स्कीम, जब हमारे पास कंसेक्टिव 4 जीरोस आएंगे ना, कंसेक्टिव 4 जीरोस सिग्नल के अंदर, तो डिजिटल डेटा के अंदर, तो उन जीरोस को या ये
रिप्लेस करेगा विद 000V या B00V। अब कब 000V और कब B00V आएगा, अब ये हमें देखना है। अब होगा असल में ये कि जब आपके पास जब आपके पास टेट्रा 0 आया डेटा के अंदर, लेट मी रिमूव देम हियर। जब आपके पास डिजिटल डेटा के अंदर 4 0 आएंगे, तब आपने देखना है कि क्या जब आपने प्रीवियसली सब्स्टिट्यूट जब किया था उसके बाद जो नंबर ऑफ वंस हैं, नंबर ऑफ आपके पास नॉन जीरो जो आपके पास पल्सेस हैं वो कितनी है। अगर तो जो वो नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस हैं वो ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, इस तरह ऑड नंबर में है, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप उन 4 जीरोस को रिप्लेस करेंगे विद 000V। लेकिन अगर वो नंबर ऑफ जो वंस हैं नॉन जीरो पल्सेस वो इवन है, इन दिस केस देखिए यहाँ पे 2 पल्सेस हैं, अगर वो इवन नंबर है तो फिर आप उन 4 जीरोस को रिप्लेस करेंगे विद B00V। अब इन दिस केस यहाँ पे चेक करेंगे, जब आपके पास 4 जीरो आएंगे डिजिटल डेटा के अंदर, तो आप देखेंगे इससे प्रीवियसली जो आपके पास नॉन जीरो पल्सेस हैं वो कितनी है, वो है 1 और 2 है। अब 2 जो कि इवन है, तो इसलिए जो ये 4 जीरो हैं दे विल बी रिप्लेस सब्स्टिट्यूट विद B00V इसके साथ, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद, इस 4 जीरो के बाद तो नेक्स्ट बिट है वो है 1। अब उस 1 के बाद फिर 4 जीरो आ गए। अब इसका मतलब है ये 4 जीरो भी या 000V में कन्वर्ट होंगे या B00V में कन्वर्ट होंगे। अब हमने अब किस में कन्वर्ट होंगे हमने आइडेंटिफाई करना है। इससे पहले जो नॉन जीरो पल्स थी वो ये 1 है, ठीक है। अब ये जो 1 है, कितने वंस हैं, जस्ट एक ही 1 है, तो इसका मतलब है ये नंबर ऑड है, नॉन जीरो पोलैरिटी, नॉन जीरो पल्स ऑड नंबर्स में है। जब आपके पास नॉन जीरो पल्सेस ऑड नंबर में हों तो क्या करेंगे, आपके पास जो टेट्रा 0 ना 4 जीरोस हैं, आप उनको कन्वर्ट करेंगे 000V के अंदर, तो देखा 000V में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके बाद लेट्स से फिर आपके पास 4 जीरो आ गए, आप उन 4 जीरो को आप 000V में करेंगे या B00V में करेंगे, ये देखना है। तो फिर देखें इससे पहले जो सब्स्टिट्यूशन हुई थी वो इधर एंड हुई है। अब इससे पहले जो टेट्रा 0 थे वो यहाँ पे थे, तो उन टेट्रा 0 के बाद कितने नंबर ऑफ वंस हैं, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस हैं, कोई भी नहीं है, 0 है। तो अब जो 0 नंबर है वो इवन है, इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे इवन, ठीक है। तो जब इवन है तो फिर क्या होगा, फिर आप उन 4 जीरोस को रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करेंगे विद B00V के साथ, B00V के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे इधर, फिर लेट्स से आपका यहाँ पे 1 2 3 अगले यहाँ पे फिर आपके 4 जीरो आते हैं, तो क्या होगा, यहाँ फिर आपकी पोलैरिटी इवन है। जब यहाँ पे आपके 4 जीरो हैं तो वो दोबारा से B00V के साथ ही सब्स्टिट्यूट होंगे, सही है ना। ओके सर V पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा सर? ये इधर मैंने बताया था, ये इधर असल में V पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। V आपकी जो आपकी लास्ट नॉन जीरो पल्स थी ना, जो उसकी पोलैरिटी है सेम पोलैरिटी आपकी V की आगे यहाँ मेंशन है, सेम पोलैरिटी एज द पोलैरिटी ऑफ प्रीवियस नॉन जीरो पल्स। तो जो B आपका है उसकी जो प्रीवियस नॉन जीरो पल्स है ना, उसकी पोलैरिटी का अपोजिट पोलैरिटी होगी, ठीक हो गया। ओके अब यहाँ पे हमारे पास जो डिजिटल डेटा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो 3 टेक्निक्स थी वो यहाँ पे भी हमारे पास एंड हो गई हैं। वो अभी हम क्या करते हैं, हमने पहले पढ़ी लाइन कोडिंग स्कीम्स,
फिर हमने देखी है ब्लॉक कोडिंग, फिर हमने देखी है स्क्रैम्बलिंग। अब ये जो 3 टेक्निक्स हैं ना, ये करती क्या है, ये डिजिटल डेटा को लेके तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया, सही हो गया, ज्यादा कोई क्वेश्चन? अब लाइन कोडिंग में डिफरेंट टेक्निक्स थी। लाइन कोडिंग के अंदर आपके पास थी पोलर थी, मेरा ख्याल है शायद यूनिपोलर थी, जिसके अंदर आपका जस्ट जो सिग्नल है सारा एक ही टाइम डोमेन के अंदर होगा। खैर इस तरह था। यूनिपोलर थी, फिर पोलर थी, फिर आई थिंक बाईपोलर थी, फिर आपके पास मल्टी लेवल कोडिंग स्कीम थी। इस तरह करके 2 दिन आपके पास और थी। ये लाइन कोडिंग थी। फिर हमने देखा ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग के अंदर आप 4B 5B या 8B 10B जो इस तरह की जो कोडिंग टेक्निक्स है वो थी। फिर हमने देखा हमारे पास थी ये स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स, उसमें आप की जो 8 कंसेक्यूटिव जीरो हैं, 8 जब आप 8 कंसेक्यूटिव जीरोस को किधर गया, आप 8 कंसेक्यूटिव जीरोस को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर 8 में अगर आपके पास 4 लेट्स से हो तो उन 4 जीरोस को आप 4 कॉन्जेक्टिव जीरोस को आप B00 या 000 कन्वर्ट करते हैं। अब ये यहाँ तक थे हमारे पास ऐसी कोडिंग टेक्निक्स जो डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती थी। सही हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब यहां पे चेक करें जरा। पहले हमने देखा डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अभी हम देखेंगे एनालॉग सिग्नल को एनालॉग डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल हो और आपने उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? पहले आप उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो आप भी पढ़ेंगे। तो फिर आप उस डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे या अभी खत्म किया हमने, या आप लाइन कोडिंग स्कीम के थ्रू करेंगे, या ब्लॉक कोडिंग स्कीम के थ्रू करेंगे, या फिर आप जो स्क्रैम्बलिंग की टेक्निक्स है उसके थ्रू करते हैं। ठीक हो गया, ओके। समटाइम्स वी कम अक्रॉस एनालॉग सिग्नल्स सच एज क्रिएटेड बाय माइक्रोफोन। ठीक है, कि आपका जो माइक्रोफोन है उसके थ्रू आप जो डेटा जनरेट कर रहे हैं वो आपका एनालॉग सिग्नल जनरेट करता है। वो अब उस एनालॉग सिग्नल को आपने डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना है। जो ये प्रोसेस है इसको कहते हैं डिजिटाइजेशन, कि उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में नहीं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ये प्रोसेस है इसको आप बोलेंगे डिजिटाइजेशन। ठीक हो गया। था ये स्मॉल मोड में आपको ठीक है दिखाई दे रहा है आपको, या इसको फुल स्क्रीन कर लो स्लाइड्स को? बच्चों मैं कह रहा हूँ कि जो स्लाइड है इसका स्मॉल मोड में ठीक है, या आपको रीडेबल है? यस सर। ठीक है सर। ठीक है, मैं फिर इसको ठीक है सर जी। चलो ठीक हो गया, सही है, ओके। दिस डिजिटल डेटा इज देन, कोई बात आ गई। दिस डिजिटल डेटा वी कैन कन्वर्ट दिस एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल डेटा, देन दिस डिजिटल डेटा इज देन कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल यूजिंग एनी टेक्निक्स वी हैव स्टडीड इन दिस लास्ट सेक्शन। ठीक हो गया। अब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में, मैं इसको मेरा ख्याल चैनल सिग्नल टू डिजिटल डेटा ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 पढ़ेंगे टेक्निक्स। एक है हमारे पास
पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं पीसीएम, ठीक है। दूसरी है डेटा मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन बोलते हैं हम डीएम, ठीक हो गया। ओके, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है? अब ये सबसे कॉमन टेक्निक है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने की, लेकिन साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी है। कॉमन तो है लेकिन साथ कॉम्प्लेक्स भी है। जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है, अभी हम देखा पीछे एक पीसीएम है, एक डेल्टा मॉड्यूलेशन डीएम है। जो पीसीएम है इट्स मोर फेमस बट कॉम्प्लेक्स। जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है इट्स सिंपलर एज कंपेयर टू पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब पीसीएम के अंदर होता क्या है, जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है उसका जो एनकोडर है उसके अंदर 3 काम हो रहे होते हैं। पहला क्या, पहला होता है सैंपलिंग प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस कहते हैं क्वांटाइजेशन, और जो नेक्स्ट स्टेप उसे बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। अब ये जो तीनों प्रोसेस है ये हम देखते हैं इन डिटेल। सैंपलिंग, फिर आगे क्वांटाइजेशन आ जाएगा, फिर आगे दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अब सैंपलिंग में क्या होता है? सैंपलिंग में ये होता है कि आपका जो एनालॉग सिग्नल, पहली बात ये आपको याद है, जो एनालॉग सिग्नल है वो है कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है। कंटिन्यूस सिग्नल। अब उस कंटिन्यूस सिग्नल को पहले आप उसकी सैंपलिंग करते हैं। एनालॉग सिग्नल सैंपल्ड। अब सैंपल्ड क्या मतलब है, अभी आगे जाकर बताता हूं मैं आपको। इज सैंपल्ड एवरी टीएस सेकंड्स। अब टीएस एक टाइम पीरियड है, ठीक है, लेकिन उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग इंटरवल या सैंपलिंग पीरियड बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसका मतलब है इतने टीएस के बाद आप एक और सैंपलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे यहां देखते हैं, हम देखें जरा, ये है सैंपलिंग। आपका ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ना, वो आपका असल में एनालॉग सिग्नल है, ये तीनों के अंदर, ठीक है। अब ये जो ब्लू लाइंस हैं ये हैं आपकी सैंपलिंग। अब सैंपलिंग की 3 टेक्निक्स हैं, एक है आइडियल सैंपलिंग, एक है नेचुरल सैंपलिंग, एक है फ्लैट टॉप सैंपलिंग। ये दी हुई है ना, आइडियल है, नेचुरल है, फ्लैट टॉप सैंपलिंग है। अब सैंपलिंग मेथड को हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको हम पैम बोलते हैं। अब लेकिन इसकी जो आउटकम है ना, ये जो आपका सैंपलिंग मेथड है, ये क्या, ये अभी भी एक एनालॉग सिग्नल ही जनरेट करेगा, लेकिन एनालॉग सिग्नल ऐसा जनरेट करेगा जिसकी इंटीजर वैल्यूज होगी। अब यहां देखें, जो आइडियल सैंपलिंग है, नेचुरल है और फ्लैट टॉप है, तीनों दिए हुए हैं। अब ये जो ब्लू लाइन है ना आपकी, मैं इसको बड़ा करता हूँ, आपकी ये ब्लू लाइंस है ये आपके हैं सैंपल्स, ठीक है। अब आप कितनी देर बाद, कितने टाइम के बाद सैंपल, हर सैंपल लेते हैं, वो जो टाइम है ना उससे बोलते हैं टीएस या सैंपलिंग इंटरवल या सैंपलिंग पीरियड, ठीक है। अब ये देखें ये आपकी ब्लू लाइन है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, ठीक है। अब जितनी देर बाद आप सैंपल लेंगे वो जो टाइम है दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग इंटरवल। अगर आप लेट्स ये करते हैं, अगर आप यहां पे भी एक सैंपल ले लेते हैं, यहां पे भी, ठीक है, इसका मतलब है आप जो सैंपलिंग इंटरवल है वो हाफ हो जाएगा। अब फिर यहां पे भी सैंपल आएगा आपका एक, यहां पे भी सैंपल आपका आएगा एक, इस तरह करके, फिर यहाँ भी आपको सैंपल आएगा, अब सैंपल आपका आएगा। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपका सैंपलिंग इंटरवल है वो हाफ हो जाएगा पहले की निस्बत, ठीक है। लेकिन आपका सैंपलिंग इंटरवल फिर हाफ हो जाएगा, लेकिन आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको याद है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये है ना, ये सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ऑन ओवर टीएस, याद है आप लोगों को फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक चीज का इनवर्स होते हैं। अब
फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती सैम्पलिंग की, मतलब ये कि आप उतने टाइम के अंदर ज्यादा सैंपल्स जनरेट करना या कलेक्ट करना शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले सैंपल्स 1 2 3 4 सैंपल्स थे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल्स आपके हो जाएंगे। पहले 4 थे, अब आपके 8 सैंपल हो गए, क्योंकि आपका आपने इंटरवल हाफ किया, आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ठीक हो गया। अब आइडियल सैंपलिंग है। नेचुरल सैंपलिंग के अंदर क्या होगा, ये देख लेते हैं। आइडियल सैंपलिंग में pulses from analog signal are sampled cannot be easily implemented, ठीक है। अब नेचुरल में ये है सीक्वेंस ऑफ सैंपल्स दैट रिटेन्स द शेप ऑफ द एनालॉग सिग्नल। कि देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये आपका सैंपल है और ये भी यहाँ पे है, माउस से ठीक नहीं हो रहा। ये जब करें यहाँ पे आपके सैंपल हैं, इनकी जो टॉप है ना वो बिल्कुल ऐसे ही क्या लें कि फ्लैट नहीं है इनकी टॉप, ना कि ये सिंपल पॉइंट्स है। ये जो सैंपल्स हैं ये कुछ ड्यूरेशन लेते हैं, देखा इस सैंपल लेने की भी ड्यूरेशन है। अब इन दिस डायग्राम आपका सैंपलिंग इंटरवल क्या होगा, तो ये ये टाइम जो है 2 सैंपल्स के बीच में टाइम है आपका सैंपलिंग इंटरवल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के ऊपर भी अगर आप देखिए ना तो आपके 1 2 3 और 4 सैंपल्स हैं आपके, और अगर आप देखिए तो 4 सैंपल्स की जो टॉप है ना वो आपकी तकरीबन एनालॉग सिग्नल ही बना रही है। तो इसका मतलब है आपका जो नेचुरल सैंपलिंग है इसमें जो आपके सैंपल्स हैं वो एनालॉग सिग्नल की वैल्यू को रिटेन करते हैं। हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब उसके बाद है फ्लैट टॉप सैंपलिंग। अब फ्लैट टॉप सैंपलिंग में ये होगा कि ये करेंगे वैसे ही जिस तरह नेचुरल सैंपलिंग करते थे, लेकिन फ्लैट टॉप में ये करेंगे, फ्लैट टॉप के अंदर जो उसकी टॉप है ना वो फ्लैट होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्या करना, अब जो ही आप यहाँ तक पहुंचे टॉप तक, बजाय इसके आप इसकी जो टॉप शेप है आप सिग्नल की तरह बनाए, आप इसको फ्लैट कर देंगे, फिर नीचे ले जाए। एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है। अब देखा जाए तो इन दिस फ्लैट टॉप सैंपलिंग के अंदर आपकी जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं ये उतने ही हैं जितने आपके नेचुरल सैंपलिंग के अंदर थे। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आपने दोनों, अगर देखा सबके अंदर ऐसे ही है ना, लेकिन इसलिए है क्योंकि आपने नेचुरल सैंपलिंग में और फ्लैट टॉप सैंपलिंग के अंदर आपने जो सैंपलिंग इंटरवल है वो सेम रखा हुआ है। अगर आप ये जो सैंपलिंग इंटरवल है, ये सैंपलिंग इंटरवल है, हर दो सैंपल के बीच जो टाइम है, अगर आप वो चेंज करेंगे दोनों का डिफरेंट होगा, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स भी डिफरेंट होंगे, फिर सही हो गया। तो आइडियल सैंपलिंग इस तरह होती है, नेचुरल सैंपलिंग इस तरह की है, और फ्लैट टॉप सैंपलिंग में ये है कि आपकी टॉप है वो फ्लैट होती है, ठीक है। अब सैंपलिंग रेट टू रिप्रोड्यूस, अब देखिए रिप्रोड्यूस मतलब ये टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल एट रिसीवर एंड, मतलब ये जो रिसीवर है जब उस सिग्नल को सैंपल्ड सिग्नल को रिसीव करेगा तो उसने फिर उससे ओरिजिनल सिग्नल भी रिप्रोड्यूस करना है। अब to reproduce the original signal at receiver end, the sampling rate must be chosen carefully। कि जो सैम्पलिंग रेट आप कितनी देर बाद आप सैंपलिंग करते हैं, सैंपल्स चूज करते हैं, उसको आपको ध्यान से चूज करना पड़ेगा। अब वो क्या होना चाहिए, एक था साइंटिस्ट था निक्विजिट, उसने एक थ्योरम दिया था और उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली सैंपलिंग रेट मस्ट बी, अब सैंपलिंग रेट क्या होता है आपका, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि आप उस
एक था सैम्पलिंग इंटरवल कि कितनी देर के बाद आप सैंपल लेते हैं। सैम्पलिंग रेट ये है कि सर्टेन लेट से इंटरवल के अंदर आपके कितने सैंपल्स आ रहे हैं, सैम्पलिंग रेट है आपका या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी। अब सैम्पलिंग रेट जो आपका है इट मस्ट बी एट लीस्ट 2 times द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इनसाइड द सिग्नल। अगर लेट से आपकी जो ओरिजिनल सिग्नल है जिसकी आप सैंपलिंग करने जा रहे हैं, अगर उसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है लेट्स से अब यहाँ पे आपकी 3 सिग्नल ये है, तीनों सेम सिग्नल है। अब लेट्स से अगर यहाँ ये जो आपका सिग्नल है अगर इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेट्स से 2 है, ठीक है, तो आपकी जो सैंपलिंग रेट है कि उस सिग्नल के अंदर जो नंबर ऑफ सैंपल्स है वो एटलीस्ट 2 का 2 times होना चाहिए, ठीक है। अगर एटलीस्ट वो 2 का उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का 2 times है, only then you will be able to reproduce the original signal at receiver end। यहाँ चेक करें, यहाँ पे सैम्पलिंग जो रेट है वो 1 2 3 4 कि आप 4 ले रहे हैं सैंपल्स एक उसके अंदर। अब इसका मतलब है इन दिस केस यहाँ पे आप जब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 लेट से है और आप सैम्पलिंग जो रेट है वो 4 ले रहे हैं, तो इसका मतलब है you can successfully reproduce this signal at receiver end। लेकिन लेट्स से अगर आप की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की ओरिजिनल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 हो और आप सैंपलिंग रेट ले रहे हो 4, तो फिर क्या होगा, फिर आप रिसीवर एंड पे ओरिजिनल सिग्नल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक हो गया ना। तो निकोलस थ्योरम स्टेट्स दैट द सैंपलिंग रेट मस्ट बी एटलीस्ट 2 times the highest frequency contained in the signal। ठीक हो गया, ओके। मेरा ख्याल यहाँ हम खत्म करते हैं, आगे है क्वांटाइजेशन, क्योंकि ये टॉपिक करते थोड़ा लेंथी है ना, तो यहाँ हम खत्म करते हैं। तो बाकी हम पढ़ेंगे आज जुमेरात है ना, ठीक है। तो बाकी अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग बताएं आप लोगों के लिए क्या कन्वीनियंट है, कौन सा दिन आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा दिन आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि जिस दिन आप इजीली 1.5 घंटा निकाल सकते हैं? जी बच्चों, आप अपने माइक ओपन कर लें। मैं अपना लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना।